वाह, क्या आईपीओ है। चलिए इस बीच अब वाह क्या आईपीओ है हमारा खास सेगमेंट। हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ आज एक खास मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगी, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन पहले शौर्य से ज़रा बातचीत कर लेते हैं और एक बार चाहें तो विंडो में अगर हम मैनेजमेंट को दिखा सकें। हालांकि उससे पहले ज़रा जान लेते हैं आज की लिस्टिंग के बारे में। किस तरह की लिस्टिंग देखने को मिली है शौर्य? आज हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार लिस्टिंग खासतौर से JSW इंफ्रा को लेकर के देखने को मिली है। जी विपुल जी, सही बात है, हमने पहले भी डिस्कस करा था। अगर हम किसी भी लिस्टिंग को देख रहे हैं रिटर्न को, तो कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। जहां मार्केट में तो नेगेटिव सेंटीमेंट है, उस बीच आपको कंपनी 20% की लिस्टिंग देखने को मिले, तो एक तरह से मान सकते हैं कि अगर बुलिश मार्केट में ये 30 से 40% की लिस्टिंग के बराबर से कहें तो गलत नहीं होगा। आज जो कंपनी है वो 20% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई है, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। NSE पर ये लिस्ट हुई है 143 रुपीज़ प्रति शेयर पे और उसका इशू प्राइस था 119 रुपीज़ प्रति शेयर का। जो कंपनी है वो कुल 39.36 गुना सब्सक्राइब हुई थी और आईपीओ का अच्छा खासा बड़ा साइज था, ये 2800 करोड़ का आईपीओ साइज था। मैंने मैनेजमेंट से बात करूँ, उन्होंने बताया कि ग्रोथ पे फोकस है और अच्छा आगे बिजनेस आउटलुक नजर आ रहा है। ऐसा लगता है निवेशकों को उनकी बात पे यकीन हुआ है सारे, और इसी हमें अच्छा गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और अच्छी खासी लिस्टिंग भी आज नजर आई है। अच्छी खासी लिस्टिंग देखने को मिली है, लेकिन दूसरी लिस्टिंग काफ़ी सुस्त देखने को मिली है। लेकिन पहले इस लिस्टिंग पे बातचीत कर लेते हैं। अरुण जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट। अरुण जी, क्या शानदार लिस्टिंग देखने को मिली और मुझे याद है कि आपसे भी इस आईपीओ को लेकर के बातचीत हुई थी, बाकी जो हमारे एक्सपर्ट थे उनसे ही बातचीत हुई थी और ज़्यादातर लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए इस पर बुलिश दिखाई दे रहे थे और ये हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी। अभी क्या करना चाहिए सर? लिस्टिंग के बाद भी हमने देखा कि सस्टेन किया है और उसके बाद से हमने देखा कि आगे तेज़ी देखने को मिली है। अभी क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए या लॉन्ग टर्म व्यू के साथ रहना चाहिए? बहुत लोग अब इसको भविष्य में एक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी कंपनी मान के चल रहे हैं, तो क्या अपने पोर्टफोलियो में रखे रहें? जिन लोगों ने नहीं लिया है, क्या इस लेवल पे भी आपको सस्ती लग रही है? लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू आपका क्या है? विपुल जी, लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने की या कह सकते हैं होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर किसी ने प्योरली लिस्टिंग गेन के लिए लिया है या माइंड बना के लिया है तो बुक कर सकते हैं, पर मुझे लगा लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा इसमें बन सकता है। कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नजदीक में नहीं है, ऑलमोस्ट एक बड़ा प्लेयर है ओवरऑल पोर्ट बिजनेस है, पोर्ट हैंडलिंग या कार्गो हैंडलिंग बिजनेस में। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है आने वाले दिनों में, और इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल एज ए थीम मुझे काफी अच्छी लग रही है। तो लॉन्ग टर्म अगर रखना है तो डेफिनेटली रख सकते हैं। मुझे लग रहा है बड़े लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक ही चीज का थोड़ा बहुत असर रहेगा, अगर मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल होता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, पर मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा स्टॉक में बनना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। लेकिन आज जो शॉर्ट टर्म में लोगों को थोड़ा सा सुस्ती, थोड़ी सी नाराज़गी रही, वो आज के दूसरे आईपीओ में देखने को मिली। क्या कुछ वहाँ पर स्थिति देखने को मिली? हालांकि एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि आज 19,500 का लेवल टूटा और निफ्टी के अंदर तो बाजार में दबाव था जिस समय ये लिस्टिंग हो रही थी, लेकिन उसी दबाव में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी लिस्टिंग के बारे में बताइए। जी, तो दूसरी लिस्टिंग है वो है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स। वो NSE पर बिल्कुल फ्लैट लिस्ट हुई है, यानी 0% प्रीमियम के साथ। उसका इशू प्राइस था पर बैंड पे 215 रुपये प्रति शेयर का और NSE पर ये 215 रुपये पर ही लिस्ट हुई है और कंपनी कम सब्सक्राइब हुआ था। मतलब JSW की कंपेयर में देखें तो काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन हुआ था। ये सिर्फ 2.33 टाइम सब्सक्राइब हुई थी और आईपीओ का साइज था 270.2 करोड़ रुपीज़ का। जी, चलिए अब यहाँ पर पूछ लेते हैं क्या अरुण जी से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर, कंसर्न उस समय भी थे मनोज वैभव और जेम्स को लेकर के कि यहाँ पे वैल्यूएशन को लेकर के भी और तमाम चीज़ों को लेकर के, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े को लेकर के भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सुस्त हो सकती है, पर बिल्कुल फ्लैट होगी, कुछ भी प्रीमियम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं लग रहा था। अभी क्या करना चाहिए सर? जेम्स एंड ज्वेलरी में पैसे लगाने के लिए जो आपको लगता है जो पहले से सेकेंडरी मार्केट में कंपनियाँ मौजूद हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं या अब जो नई कंपनी लिस्ट हुई है? देखिए डेफिनेटली विपुल जी, पहले जो कंपनी लिस्टेड है वो काफी अच्छे आकर्षक है क्योंकि बड़े नाम है, सभी में अच्छा लेवल्स भी देखने को मिलते हैं। पर ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है क्योंकि फेस्टिव सीजन आ गया है, तो एक मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है। लॉन्ग टर्म होल्ड करने की सलाह नहीं है डेफिनेटली, पर मुझे लगा थोड़ा बहुत मोमेंटम और ऊपर की तरफ आ सकता है। हो सकता है नेक्स्ट 1 वीक के अंदर वो मोमेंटम देखने को मिले। कोई बड़े गेन्स नहीं बनेंगे, पर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म गेन्स थोड़े बहुत बन सकते हैं स्टॉक में। तो उस रैली को अगर कोई यूज करके निकलना चाहता है निकल सकता है। पर मुझे लग रहा है इससे बेहतर दूसरे सेकेंडरी मार्केट में और अच्छे ऑप्शन है, जैसा कि कल्याण ज्वेलर्स है या फिर सेनको गोल्ड है या हो सकता है टाइटन, जो कि फ्रंटलाइन इसी बिजनेस में जो कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, तो वो अच्छे प्लेयर्स हैं। पर स्टॉक में भी मुझे लग रहा है एक अच्छे शॉर्ट टर्म गेन जरूर बन सकते हैं। एटलीस्ट 15 से 20 दिन का व्यू रखते हैं तो वहां पे अगर गेन बनते हैं तो उस गेन से बुक करके निकल जाए।
जी, तो यहाँ पर जो है ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आती हुई मनोज वैभव को लेकर के अब जो है बात कर लेते हैं उन आईपीओस की जो फ़िलहाल अभी खुले हुए हैं, और इनमें से एक पे हमारे साथ मैनेजमेंट भी मौजूद है। सबसे पहले तो चलते हैं शौर्य के पास। शौर्य, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन के और क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के, पहले वो डिटेल बताइए, फिर हमारे साथ संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। जी, जो कंपनी आज खुली हुई है वो है प्लाजा वायर्स। पहले तो मैनेजमेंट को बताई देनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे माहौल में भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है। जो कंपनी सितंबर से 5 अक्टूबर तक खुलेगी। प्राइस बैंड है इसका 51 से लेकर 54 रुपीज़ प्रति शेयर का। आईपीओ का साइज थोड़ा छोटा ही है, 71.28 करोड़ का है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि दूसरे ही दिन 3 अक्टूबर को ये 16 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और 51 के ऊपर 23 रुपीज़ प्रति शेयर का इसका प्रीमियम चल रहा है। तो यानी मतलब 40 से 50% के बीच में इसको प्रीमियम मिल रहा है ऐसे मार्केट में। अब कंपनी जो है वायर्स और केबल बनाने के कारोबार में है। इनका जो मेन ब्रांड है वो है प्लाजा केबल, जो इनका फ्लैगशिप ब्रांड है, लेकिन रिसेंटली इन्होंने 2021 में एक्शन वायर्स को भी लॉन्च करा है और इनका एक और ब्रांड है पीसीजी। जी, तो ये फिलहाल प्लाजा वायर्स को लेकर के स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन इस बीच अब जो है हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ चुकी है। हमारे साथ संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, कंपनी के सीएमडी। हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य गुप्ता जी, डायरेक्टर प्लाजा वायर्स के। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। संजय जी, आदित्य जी, आप दोनों लोगों को कि बहुत शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है, और हालांकि छोटा आईपीओ है लेकिन लोगों का और रिटेल निवेशकों का काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, हमने हाल फिलहाल में देखा आपके सरकारी ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। संजय जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, तो वहाँ पे किस तरह की ग्रोथ आगे आप देख रहे हैं और आगे किस तरीके से जो आप रकम जुटा रहे हैं, किस तरीके से एक्सपेंशन करने का प्लान है आपका? Plaza is more into FMEG products. We are more into retail segment. We have roughly 150 dealer distributor network across country. जी, So जो additional हम लोग सोच रहे हैं, whatever money we collect, that will be used more for the new plant. We have already acquired the land for that, and the machinery and other things are in process. Right now we are holding roughly capacity of 1200 coils per annum, and with the additional of capex and the additional machinery what we put in, we will be roughly manufacturing 8 lakh coils more per annum. Plus we are entering into the segment of power cables, XLP cables. That segment will also give us a good growth. Because already we have started buying little bit of power cables, and in last one year we have seen a very good response from our dealer distributors. And since Plaza is approved into various government and semi-government departments, it is helping us to sell the product easily in the market through for the projects. Yeah. जी, चलिए, बहुत बहुत बधाई सर, आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि तो आप कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो आप क्या टाइमलाइन देखते हैं कि जब तक एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा आपका कैपेसिटी में? I am expecting the plant and the land is already acquired, and the construction and the machinery should commence production by roughly 9 to 10 months, maybe July somewhere next financial year, in the next financial year. आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में काफ़ी जो है एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। आप ये कितना बड़ा कंसर्न मानते हैं आपके भविष्य की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, मार्जिन, क्योंकि अब आपको कई मायनों में परखा जाएगा, लोग आपको आंकने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, मार्जिन्स क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं, भले ही इंटरनेशनल सिचुएशन चाहे जैसी हो, तो उसको लेकर के क्या प्लान्स है फ्यूचर को लेकर के, और कितना इम्पैक्ट करता है एक्चुअली आपकी कॉस्ट को? सो रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी हमारे लिए एक फैक्टर है, बट वो बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो भी प्राइस में वेरिएशन आता है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, तो विद इन 15 डेज टू 1 मंथ हम उसको अपने मार्केट में पास ऑन कर देते हैं डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो उसके अंदर हमारे पास 15 डेज टू 1 मंथ का स्टॉक भी रहता है, एंड उसके बाद जब हम पास ऑन कर देते हैं अपने डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो वो जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे को बहुत ज्यादा इशू नहीं क्रिएट करता। अगर कोई बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन हो गई रेयर केस में, तब उसकी बात नहीं करते, बट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इसमें कोई दिक्कत नहीं आती।
ठीक, शौर्य। जी सर, आप कह रहे हैं इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके एबिटा मार्जिन्स को देखें तो 2019 से लेकर अब तक एक फ्लक्चुएशन नजर आया है। मतलब कभी 7.4 था FY21 में, फिर 8.6 हो गया FY23 में। तो जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं एबिटा मार्जिन में, क्या ये जो है मतलब कुछ वन टाइम इवेंट है कोविड उसकी वजह से हुआ है, या फिर ओवरऑल प्रोसेस है आपका वॉलेटिलिटी की वजह से, या फिर आप किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे? आप जैसे देखेंगे पिछले 3 साल के अंदर हमारे मार्जिन स्टेडीली ग्रो करे हैं। इसलिए है क्योंकि हमने इसके अंदर अपने जिन प्रोडक्ट्स पे फोकस किया है, वी हैव फोकस्ड जो प्रोडक्ट्स बेटर मार्जिन देते हैं हमने उस पे ज्यादा फोकस किया है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट वॉल्यूम, वी हैव फोकस्ड ऑन द बॉटम लाइन एज वेल। हमने बॉटम लाइन की तरफ, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी फोकस किया है। इसलिए हमने इसको थोड़ा ज्यादा महत्व दिया है, और आगे भी हमारा यही प्लान है। हम उन्हीं प्रोडक्ट्स की तरफ फोकस करेंगे जहां हमारे को टॉप लाइन के साथ साथ बॉटम लाइन भी मिले। इसलिए हम एंड हमारा मार्जिन्स भी इंटेंड कि हम स्टेडीली ग्रो करते हैं। जी, संजय जी आपके पास आएंगे। जब भी कोई आईपीओ आता है तो ज़्यादातर जब हम एनालिस्ट से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, बहुत लोग के कंसर्न रहते हैं वैल्यूएशन को लेकर के, प्राइस बैंड को लेकर के। हालांकि मैनेजमेंट कुछ कहती नहीं है उस पर, लेकिन जब एनालिस्ट की तरफ से तमाम बातें आप लोग सुनते होंगे या टीवी पे देखते होंगे या अखबारों में देखते होंगे, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे वैल्यूएशन को लेकर के या प्राइस बैंड को लेकर के? Price band we have placed ourselves much lower than the जो established brands हैं। बिल्कुल। I don't want to name because it doesn't sound good। नहीं बिल्कुल। बट जो भी अच्छे 5-6 established brands हैं जिनकी आईपीओ ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, उनका जो भी मल्टीपल है या जिस प्राइस के ऊपर वो प्लेस रहे हैं, उससे हमने अपने आप को रफली 60% लोअर साइड पे रखा है, सो दैट आवर इन्वेस्टर्स आफ्टर जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो हम चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स भी साथ साथ ग्रो करें। उसलिए हमने उसको प्राइस बैंड को इस तरीके से रखा है कि जैसे कंपनी ग्रो करेगी, धीरे धीरे के अगर प्राइस ऊपर जाता है तो जो भी प्लाजा के अंदर हमारे साथ जुड़ेगा वो उसका बेनिफिट ले सके। जी, तो मतलब इसी वजह से आप कह रहे हैं कि मतलब कि ये रिटेल जो पार्टिसिपेशन इतना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आईपीओ के अंदर। सॉरी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जैसे हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, तो आप जिस सेगमेंट में है वह अच्छा खासा कंपटीशन है, उससे आपकी प्राइसिंग पावर पर इंपैक्ट पड़ सकता है। साथ ही साथ लेकिन आपने बताया अपने उसमें विजन में कि आपका विजन है एक नीश क्रिएट करना, तो फिर आपके साथ क्या नीश है और आप इस पूरे कंपटीशन से अपने आपको अलग कैसे करेंगे? हम लोग एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया है हमने लास्ट 2 years बैक, विच इज नेम्ड 3D वायर्स, विच इज हैविंग, जो बहुत ही एक नेग्लिजिबल कंपनियां वो प्रोडक्ट बना रही हैं। वो थोड़ा सा प्राइस में 5-6% हायर जरूर है, बट उसके अंदर सेफ्टी फैक्टर फॉर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिशियंस और हाउस होल्ड के लिए मच बेटर है, प्लस उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी बेटर है जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उससे। तो इस प्रकार से हम लोग, एंड दूसरा हमारा जो प्लाजा ब्रांड है वो पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर इट इज जस्ट लाइक एन हाउस होल्ड ब्रांड, और एक्सपेंशन के साथ हम लेके चल रहे हैं कि वो पूरा ऑल इंडिया के अंदर वो हाउस होल्ड ब्रांड बनाने की तरफ हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, जैसा बता रहे हैं आपने प्लान एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपका भाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहाँ स्टैंड करता है? अगर आगे बढ़ जाएगा एक्सपेंशन, तो आप उस पर किस तरह का आउटलुक देख रहे हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर? सो हमारी कैपेसिटी, एडी बोलिए। हाँ, हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रफली अभी पिछले 2 सालों में 3 सालों में 80% to 90% के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, विच इज काइंड ऑफ द ऑप्टिमम कैपेसिटी। तो अब जैसे हमने अपना नया जो प्लान लगाया है, इसके बेसिस पे हमारा प्लानिंग ये है कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो उसमें हम 8,37,000 कॉइल्स बनाने की इसमें कैपेसिटी होगी, और 8700 किलोमीटर ऑफ केबल बनाने की कैपेसिटी होगी। तो इस बेसिस पे हमारा हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं पूरे इंडिया में हाउस होल्ड नाम बन जाए, और हम इसमें दैट इज द वे वी आर वर्किंग, और ये हमारा अचीवमेंट करने का इंटरेस्ट है। तो अभी जो आपके एक्सपेंशन प्लान है और हर हाउस होल्ड तक पहुंचने की जो भी आपकी योजनाएं आदित्य, उसके लिए क्या आप खाली नए प्लांट्स लगा करके खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, या कुछ एक्विजिशन आपने कुछ रडार पे रखे हुए हैं जो आपको लग रहा हो कि आप अगर एक्विजिशन के जरिए काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हो? तो कुछ आइडेंटिफाई किए हैं आपने कंपनियां? हम इस पे टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहते हैं, बट अभी ऐसी कोई एक्विजिशन हमने नहीं सोची है जो कॉन्क्रीट है, बट वी कीप लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज, और जैसी कोई हमें सही अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो कंपनी को सपोर्ट करेगी इन ऑल दी एस्पेक्ट्स, हमारी ब्रांड वैल्यू के साथ साथ हमारे टॉप लाइन और बॉटम लाइन को सपोर्ट करेगी, देन वी विल डेफिनेटली लुक आउट एंड टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन।
उसको एनालाइज करेंगे और सही तरीके से उस पर डिसीजन लेंगे। संजय जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, किस सेगमेंट से आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होने वाली है? आपने कहा आप रिटेल क्षेत्र में काफ़ी, लेकिन रिटेल क्षेत्र में भी चूँकि भारत के अंदर अगर हम देखें इकॉनमी को लेके काफ़ी बातें हो रही है, चाहे वो होटल सेक्टर हो या तमाम सेक्टर, और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं हर जगह आपकी आवश्यकता रहेगी, लेकिन कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप किस क्षेत्र में, कोई एक ऐसा एरिया है जहां आपकी कोशिश रहेगी कि ये सेक्टर ऐसा है जहां पे हम डोमिनेट करेंगे? क्योंकि अलग अलग जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, वो किसी ना किसी सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है उसके अंदर हम लोग कुछ इस टाइप की वायर लेके चल रहे हैं, जैसे कि फायर रिटार्डेंट लो स्मोक, एंड स्पेशली जो टेलीकॉम सेक्टर है और डिफेंस सेक्टर है उनके लिए हमारा स्पेशल हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम लोग बना रहे हैं, और वो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे जी। जो टेलीकॉम टावर्स बना रहे हैं उनके लिए हम स्पेशल काइंड ऑफ केबल बना के दे रहे हैं, एंड दैट इज ग्रोइंग फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग सेटअप, एंड दैट विल ग्रो एट अ वेरी बिग पेस वंस आवर न्यू हमारा नया कैपेसिटी जैसे ही आता है। ठीक, सॉरी जी सर, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? मतलब डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचते हैं, बीच में कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और फिर आपका कितना ऑफलाइन है और क्या ऑनलाइन भी देख रहे हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड करने की? So, हमारा मोस्टली जो चैनल हमारा जो मोस्टली जो चैनल है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन बहुत कम है, क्योंकि जो वायर्स एंड केबल्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो मोस्टली मैक्स टू मैक्स ऑफलाइन चैनल से ही मूव करते हैं। इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट साइज ऑफ द एरिया, और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स रिटेलर्स को मटेरियल देते हैं जो इलेक्ट्रिशियंस एंड एंड कंज्यूमर्स को इवेंचुअली मटेरियल जाता है। और हमारे पास पैन इंडिया 1249 डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यस, सॉरी। नहीं, ठीक, बस चूंकि अरुण जी से हम जानना चाह रहे थे। अरुण जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? मैंने मतलब टिप्पणी नहीं, मैं चाहूँगा कि कोई सवाल है आपका जो हम लोगों से छूट गया हो? आपकी ऑडियो नहीं आ रही सर, जरा आप अपने आप को अनम्यूट कर लिए सर। देखिए, डेफिनेटली सभी चीज़ें मोस्टली कवर हो चुकी है। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, चूंकि एक फ्रेश इशू है ये कंपनी की तरफ से, एक थोड़ा अगर ये डिटेल दे दें। वैसे तो इन्होंने प्रॉस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन किया है, पर जो भी प्रोसीड्स आएंगे वो ज़्यादा कहाँ यूसेज उसका होगा, और उसमें और थोड़ा ये क्लैरिटी दे दें तो वो ज़्यादा क्लैरिटी इन्वेस्टर्स के माइंड में था। संजय जी, हमारा जो प्रोजेक्ट है, ओके आदित्य, यू आंसर। सॉरी, हमारा जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू है दैट इज बेसिकली जिसमें से अराउंड 24 CRS कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नए प्लांट के लिए यूज होगा, उसके लिए हमने एक डन एंड ब्रॉड स्ट्रीट एक कंपनी है उनसे एक टीवी रिपोर्ट भी कमीशन की थी, और उन्होंने उसको एनालाइज करके बोला है कि 3 मंथ्स क्वेश्चन पीरियड रख के वो 1 जुलाई से प्लांट ऑपरेशनल हो जाना चाहिए। और बाकी इसमें करीब 22 करोड़ जो है वो वर्किंग कैपिटल नीड्स है, जैसे हमारा जो फॉर फंडिंग आवर वर्किंग कैपिटल नीड्स, एंड बैलेंस इज इशू एक्सपेंसेस एंड जीसी। संजय जी, आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उम्मीद है कि जब लिस्टिंग होगी तब भी आप लोग आएंगे, और तब हम मेरे ख्याल से आप लोग और ज़्यादा विस्तार से बातचीत कर पाएंगे। अभी आप लोगों के भी हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मनी9 की तरफ से आप लोगों को इस IPO के ये सक्सेसफुल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी, अभी आपने मैनेजमेंट को सुना और जो फंडामेंटल्स थे वो हमने देखे, आपकी क्या सलाह रहेगी? क्योंकि छोटा IPO है लेकिन रिस्पांस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो क्या सब्सक्राइब किया जा सकता है अगर लिस्टिंग गेन हो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपकी राय क्या है? विपुल जी, दोनों ही चीज़ों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा है। ये ओवरऑल बिजनेस जो है वायर्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, या कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मुझे बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट जो 3 से 4 साल ये बिजनेस काफ़ी अच्छा करेगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिकली इंडिया में होनी है। तो मुझे लग रहा है सेगमेंट काफ़ी अच्छा है। एक ही चीज़ है, इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा है विपुल जी, और एक चीज मुझे काफी पसंद आई, कंप्लीट फ्रेश इशू है। सेकेंडली, जो भी चीजें जो भी प्रोसीड्स आ रहे हैं वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, और काफी चीजें, वो चीज मुझे काफी पसंद है। क्योंकि कोई बड़ा इन्वेस्टर एग्जिट नहीं कर रहा और ज्यादा कोई डेट रिपेमेंट के लिए पैसा नहीं ले रहे, वो काफी पॉजिटिव इस कंपनी के लिए रहेगा, और यही चीज आपको GMP में भी नजर आ रही है। तो लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लग रहा है मुझे इसमें अच्छा पैसा बनना चाहिए। तो छोटे IPO में बड़ा रिटर्न मिल सकता है, लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि आज समय की कमी है, और हमारे खास सेगमेंट वाह क्या IPO है में फ़िलहाल इतना ही।
वाह, क्या आईपीओ है।